बख्तियार खिलजी बिहार पर अधिपत्य करने के पश्चात नवद्वीप एवं नादिया की ओर कूच करता है। नवद्वीप पर कब्जा होने के पश्चात बख्तियार खिलजी ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। नवद्वीप लखनौती पर अधिपत्य होने के पश्चात वह यह सोचता है क्यों ना तिब्बत और तुर्किस्तान पर अधिपत्य किया जाए। तिब्बत और तुर्किस्तान को फतेह करने का अभियान जो वो मुकम्मल करना चाहता था, उसके लिए जो वो मार्ग चुनता है वो मार्ग कामरूप से होकर जाता था। इस अभियान में वे आरंभ में तिब्बत एवं लखनौती के मध्य में जो पर्वत श्रृंखलाएं थी उन पर निवास करने वाली कुछ जनजातियों को बंदी बना लेता है एवं उन्हें इस्लाम में परिवर्तित भी कर देता है। फिर वह पहुंचता है बागमती नदी के सामने, जिसे मिनहाज ने कहा है कि वह गंगा नदी से 3 गुना बड़ी थी। वहां के लोग और स्थानीय भाषा में उसे समुद्र भी कहते थे। इतिहासकारों के अनुसार बागमती नदी ब्रह्मपुत्र नदी अथवा तीस्ता नदी हो सकती है। अब बख्तियार खिलजी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस नदी को पार कैसे किया जाए। अब 10 दिन की मेहनत के बाद बख्तियार खिलजी की सेना को उस नदी पर तराशे हुए पत्थरों का एक पुल बना दिखाई देता है। उसकी सेना उस पुल की सहायता से नदी को पार करती है। जब बख्तियार खिलजी नदी को पार कर लेता है तो इस घटनाक्रम की सूचना राजा पृथु तक पहुंचती है। राजा पृथु उसे संदेशा भेजते हैं कि वह अपने इस अभियान को 1 वर्ष तक स्थगित कर दे। यदि उसे 1 वर्ष में बख्तियार खिलजी राजा पृथु से कुछ सहायता मांगना चाहता है तो वह सहायता देने के लिए तत्पर है। लेकिन बख्तियार खिलजी इस परामर्श को नहीं मानता। बख्तियार खिलजी 15-16 दिन दुर्गम वनों में यात्रा करने के बाद एक दुर्ग के निकट पहुंचता है। संभवतः वह कामरूप का ही एक दुर्ग था। बख्तियार खिलजी की सेना उस दुर्ग के आसपास लूट मार मचाना प्रारंभ कर देती है, परंतु शीघ्र ही उन पर आक्रमण हो जाता है। बख्तियार खिलजी के जीवन का यह पहला अवसर था जब वह एक युद्ध कर रहा था। अभी तक उसने केवल लूटपाट की थी, किसी सेना से युद्ध नहीं किया था। प्रातः काल से संध्या काल तक यह युद्ध चलता है, जिसमें बख्तियार खिलजी की सेना की भारी हानि होती है। बख्तियार खिलजी पर जिस सेना ने आक्रमण किया था, मिनहाज ने उसके बारे में यह लिखा है कि उस सेना का प्रमुख हथियार बांस से बने भाले थे और उनके पास बड़े बड़े धनुष भी थे। जब युद्ध का अंत हो जाता है तो बचे कुचे जो बख्तियार खिलजी के सैनिक थे, उन्होंने जिन आक्रमणकारी सैनिकों को बंदी बनाया था, वे उन सैनिकों से उनके बारे में पूछने का प्रयास करते हैं। तब उन्हें एक सूचना मिलती है कि पास ही में एक क्षेत्र है जिसे करबत्तन कहा जाता है। वहां से 50,000 अश्वरोही धनुर्धारी शीघ्र ही यहाँ पहुंचने वाले हैं। मिनहाज ने स्वयं बताया है कि करबत्तन के जो निवासी हैं वे ब्राह्मण और नूनी हैं। उस नगर में अश्व बड़ी संख्या में बेचे जाते हैं। प्रतिदिन लगभग 1,500 घोड़े बेचे जाते हैं, जिन्हें करबत्तन के बाजार से खरीदकर लखनौती लाया जाता है। जब बख्तियार खिलजी की सेना को यह सूचना मिलती है कि 50,000 घुड़सवार हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले हैं, वैसे ही जिस सेना के हौसले युद्ध लड़कर पस्त थे वे और पस्त हो जाते हैं। उसके बाद बख्तियार खिलजी वापस लौटने का निश्चय करता है। वापस लौटते वक्त बख्तियार खिलजी की सेना की क्या दुर्दशा थी, इसका वर्णन मिनहाज ने कुछ इस प्रकार किया है। जब वे वापस लौट रहे थे तो उन्हें घास का एक तिनका और लकड़ी की एक टहनी तक दिखाई नहीं दी। स्थानीय निवासियों ने सब जला दी थी। 15 दिनों तक पशु और घोड़ों को एक सेर अनाज और घास का एक तिनका तक नसीब नहीं हुआ। यही नहीं, उनके सिपाहियों को अपने घोड़े मारकर खाने पड़े। और जब वे बागमती नदी तक पहुंचे इस उम्मीद में कि वे पुल पार कर लेंगे, तब उन्होंने पाया कि राजा पृथु ने तो पुल का ही विध्वंस कर दिया है। अब बागमती नदी पर कोई पुल नहीं था। अब उनके पास 2 ही विकल्प थे, या तो पुल पार ना करें, वहीं पर रुक जाएं, अपनी तैराकी की प्रतिभा से ही पुल पार करें, क्योंकि अब वहां नौकाएं भी उपलब्ध नहीं थी। अंततः स्थिति इतनी विकट हो गई, ऐसे इस्लामिक आक्रांता को जिसे काफिरों के विध्वंस पर गर्व हुआ करता था, उसे अब मंदिर में शरण लेनी पड़ी। जब राजा पृथु को इस तथ्य की सूचना मिली, बख्तियार खिलजी ने मंदिर में शरण ली है, तो उन्होंने मंदिर के चारों ओर बांस के डंडे गड़वा दिए और उन्हें जाली से बांध दिया, ताकि बख्तियार खिलजी और उसके सैनिकों को मंदिर से भागने में असुविधा हो। ये इन प्रकार बख्तियार खिलजी वहां से भागने में सफल रहा। तो बख्तियार खिलजी की सेना ने तैरकर ही उस नदी को पार करने का निश्चय किया, जिसकी परिणति यह हुई कि बख्तियार खिलजी तो नदी को पार करने में सफल रहा, उसकी ज्यादातर सेना, पशु और घोड़े नदी में ही डूबकर मर गए। और उस समय जब वे नदी पार कर रहे थे, राजा पृथु की सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया था। इसी आक्रमण का वर्णन हमें कन्हई वर्षी नामक शिलालेख में मिलता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के पास से हमें प्राप्त होता है। उसमें एक तिथि भी दी गई है, 7 मार्च 1206। मिनहाज ने स्वयं बताया है कि इस घटना ने
उस बख्तियार खिलजी को जिसे कभी दिल्ली ने सम्मानित किया था, उसकी यश कीर्ति को ऐसा धब्बा लगाया जिससे वह कभी उभर नहीं पाया। यहाँ तक धब्बा लगाया कि जब वह घोड़े पर सवार होकर निकलता था तो पुरुष स्त्री उसे गालियां देते थे और इसी वजह से बख्तियार ने घोड़े पर सवार होना ही छोड़ दिया। इसी कलंकित घटनाक्रम के कारण यह भी कहा जाने लगा कि सुल्तान गाजी पर कोई आफत आ गई है, जिसके कारण सौभाग्य ने उसका साथ छोड़ दिया है। इस घटना के पश्चात बख्तियार खिलजी शीघ्र ही बीमार पड़ जाता है, जिसका लाभ उठाकर उसी का अमीर अली मर्दन उसकी हत्या कर देता है। यहाँ पर राजा पृथु ने जिस टैक्टिक्स को अपनाया था उसे मिलिट्री वॉरफेयर के टर्म्स में स्कोर्स और टैक्टिक्स भी कहा जाता है, जिसे रोमन जर्नल्स ने भी कार्थेजियन ट्राइब्स और जर्मेनिक ट्राइब्स के विरुद्ध यूज किया है। इसी स्कोर्स और टैक्टिक का उपयोग घोड़ा टीला भी करते थे और बाद में मंगोलों ने भी किया। इस टैक्टिक का उद्देश्य होता है अपने शत्रु को हर प्रकार की खाद्य सामग्री से वंचित कर देना, ताकि उसका हौसला पस्त हो जाए और आधी जंग वह वैसे ही हार जाए, और जब शत्रु इस दयनीय स्थिति में हो तब शत्रु पर आक्रमण कर विजय हासिल करना। इस वीडियो के अंत में मैं आशा करता हूं कि आपको बख्तियार खिलजी का इतिहास, नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़े साक्ष्यों की सत्यता एवं कामरूप के राजा पृथु की वीरता से परिचय हो गया होगा। यदि आप इस प्रकार की वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें। आपके इस पर विचार क्या है मुझे कमेंट में बताएं, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक अवश्य करें।